ओके तो हमने बीआरएस चैप्टर चालू किया था, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने देखा था सर, इसमें कस्टमर क्या बनाता है? कैश बुक। कैश बुक में दो कॉलम रहते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। बैंक कॉलम जो बनता है स्पेसिफिक बैंक का बनता है कस्टमर के बुक्स में। सपोज मेरा बैंक में अकाउंट है तो मेरे बुक्स में मैं क्या बनाऊंगा? बैंक का अकाउंट। और दूसरा क्या हो गया? पासबुक। पासबुक मतलब बैंक अपना अकाउंट कैसे मेंटेन रखता है। बैंक बैंक मेरा अकाउंट कैसे मेंटेन रख रहा है तो पासबुक में दिख रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि बैलेंस सपोज बढ़ रहा है तो हम बुक्स में क्या करते थे? हमारी बुक्स में डेबिट करते थे, क्योंकि डेबिट से क्या हो रहा है? हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करते थे। और सपोज कम हो रहा है तो क्या करते थे? हम क्रेडिट करते थे। और पर पासबुक में क्या होता है? इसका ऑपोजिट होता था। क्यों ऑपोजिट होता था? क्योंकि बैंक के लिए क्या हो गया? ये कस्टमर मेरे पैसे बैंक के पास, तो क्या हो गया? ये लाइबिलिटी हो गई बैंक के लिए। तो बैंक क्या करता है? बैंक बढ़े बैलेंस तो क्या करता है? क्रेडिट करता है। और कम हुआ तो क्या करता है? डेबिट करता है। क्लियर है आपको इतना? ओके। और फिर हमने बात किया था कि जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है, हम बैंक से टैली करेंगे हमारे बुक्स का बैलेंस। सपोज इधर 1 लाख रुपए है और इधर थे 90,000। मतलब क्या हो गया है कि कुछ तो भी रिकंसिलिएशन है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा ये दोनों को टैली करने। क्यों? बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक को दोनों को टैली करने। ठीक है। और फिर हमने बात किए थे सर, बीआरएस इज प्रिपेयर टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है। अब इतना बोलो। फिर उसके बाद हमने देखा कि बीआरएस कौन बनाता है? कस्टमर बनाता है। फिर आगे हमने देखा कि डिफरेंसेस क्यों आएंगे सर? पासबुक के हिसाब से जो बैलेंस है और कैश बुक के हिसाब से जो बैलेंस है, दोनों में डिफरेंस क्यों आएंगे? तो हमने इसमें 3 डिफरेंस में क्लासिफाई किया था। पहला था टाइमिंग डिफरेंस। तो टाइमिंग डिफरेंस में क्या था कि देयर इज अ गैप बिटवीन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन बाय द बैंक एंड द कस्टमर। अब जैसे मैंने चेक डिपॉजिट किया, मैं मेरे बुक्स में एंट्री पास कर दिया, पर चेक बैंक को क्या बैंक तुरंत रिकॉर्ड करेगा क्या? नहीं, बैंक 2-4 दिन के बाद क्लियर हुए बाद बैंक उसकी एंट्री करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है? टाइमिंग डिफरेंस वाले ट्रांजेक्शन हो गए कि टाइम गैप रहता है तो उसकी वजह से डिफरेंस आते हैं। हमने एग्जांपल भी देखा था। इसके बाद हमने देखा कि कुछ कुछ ट्रांजेक्शन डायरेक्टली बैंक रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि बैंक में सपोज तुम्हें डायरेक्टली पेमेंट रिसीव हो गया है पार्टी से, तो आप क्या करते हो? डायरेक्टली बैंक उसे क्रेडिट करता है, हम बुक्स में बाद में रिकॉर्ड करते हैं। फिर बैंक चार्जेस रहा, इंटरेस्ट, ये हमने देखा था एग्जांपल भी। फिर एरर्स क्या हुआ कि कुछ कुछ एरर्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंने एरर्स की है हमारे मेरे कैश बुक में या बैंक कर रहा है उसके पासबुक में। क्लियर है? तो ये भी बात हुई। अब हम क्या करेंगे? हम कुछ कुछ अब अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को समझेंगे। बैंक बीआरएस के अलग अलग ट्रांजेक्शन समझेंगे और उसका मीनिंग भी समझेंगे। तो यहाँ पे हम पहले ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे। यहाँ पे लिख दो आप इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग लिखेंगे हम इधर। और यहाँ पे भी हम 2 कॉलम और बनाएंगे, पर ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा।
तो यार ऐसा फॉर्मेट बना दिए, ट्रांजैक्शन का फर्स्ट कॉलम, फिर मीनिंग का थर्ड और फोर्थ कॉलम अभी नहीं बताऊंगा, बाद में थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। तो ट्रांजैक्शंस में आप पहला हम लिखेंगे इधर चेक, चेक issued, check issued for payment, check issued for payment but not cleared। अब इसका मतलब क्या है, पहले आप ये समझाओ। चेक इशूड फॉर पेमेंट बट नॉट क्लियर। अब जैसे मैंने मेरे पार्टी को या किसी को पेमेंट करना था, तो मैंने क्या किया, चेक उसे दे दिया। ओके, चेक इशू कर दिया मैंने सामने वाले बंदे को, बट नॉट क्लियर। बट नॉट क्लियर इसका मतलब क्या हुआ कि सामने वाले व्यक्ति ने या तो चेक डिपॉजिट ही नहीं किया। सपोज ये मैं हूं, मैंने एक चेक इशू किया था मिस्टर ए को। मिस्टर ए ये चेक क्या करेगा, बैंक में डिपॉजिट करेगा। ठीक है, अब मैंने तो चेक इसे दे दिया मिस्टर ए को। मैंने सपोज चेक दिया इसे 3 मार्च को। अब मिस्टर ए ने ये चेक बैंक में डिपॉजिट करा सपोज 7 मार्च को, और बैंक ने क्लियर करके 10 मार्च को चेक क्लियर किया। तो अब इसमें क्या हो रहा है, मैंने तो चेक दे दिया 3 मार्च को, बैंक ये मिस्टर ए डिपॉजिट कब कर रहा है 7 मार्च को, बैंक क्लियर कब कर रहा है 10 मार्च को। क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आप समझ रहे हो, टाइमिंग डिफरेंस हो रहा है क्या नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, चेक इशूड फॉर पेमेंट बट नॉट क्लियर। तो मैंने 3 तारीख को जब चेक इशू कर दिया, मैं एंट्री क्या कर दूंगा, बैंक का बैलेंस में, मेरे बुक्स में, मेरे कैश बुक में मैं बैलेंस क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। ओके, और बैंक के पासबुक में मेरा बैलेंस क्या रहेगा, 3 तारीख को मेरा बैलेंस बढ़ा हुआ रहेगा। इसका मतलब क्लियर है आपको, ये मतलब समझा क्या आपको, कि 3 तारीख को कैश बुक में बैलेंस क्या था मेरा, कम कर दिया था मैंने, क्योंकि मैंने किसी को पेमेंट का चेक दे दिया, पर सामने वाले व्यक्ति ने उसे डिपॉजिट ही नहीं किया, या डिपॉजिट भी किया बैंक ने उसे क्लियर नहीं किया, बैंक ने चेक क्लियर नहीं किया। तो पासबुक में क्या हो रहा था, मेरा बैलेंस ज्यादा दिख रहा था। ओके, तो ये मीनिंग है इसका। तो अभी आपको सिर्फ मैं मीनिंग समझा रहा हूँ, रिकंसिलिएशन में कैसे आता वो सब समझाऊंगा बाद में। तो आप क्या लिखूंगा, इसका मीनिंग क्या हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है, कैश बुक में मेरा बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और पासबुक में क्या हो रहा है, मेरा बैलेंस बढ़ रहा है, ज्यादा दिख रहा है। पासबुक में हमारा बैलेंस ज्यादा दिख रहा है क्योंकि बैंक ने हमें हमारा बैलेंस अभी तक कम नहीं किया। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का लिखो। चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड into bank, check deposited into bank but not yet clear। तो इसका मतलब क्या है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। जैसे एक एग्जांपल से बताता हूँ, ये मैं हूँ, मैंने क्या किया, ये चेक मैंने एक डिपॉजिट किया बैंक में, ये बैंक है। मुझे चेक सपोज मिस्टर बी से मिला था, मिस्टर बी ने मुझे चेक दिया, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया। मुझे चेक मिला सपोज 1 अगस्त को, बैंक में क्लियर हुआ 5 अगस्त को। मतलब क्या बोल रहा हूँ, 1 अगस्त को चेक मिला, 5 अगस्त को क्लियर हुआ चेक। मतलब मैंने चेक को क्या किया, मैंने चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक को डिपॉजिट कब कर दिया मैंने, 1 अगस्त को, पर बैंक में क्लियर कब हुआ था, 5 अगस्त को। तो 1 अगस्त को क्या हुआ था, मैंने क्या किया था, 1 अगस्त को बैलेंसेस कैसे हो गए थे,
कैश बुक में मैं मेरा बैलेंस क्या कर दिया, बढ़ा दिया, क्योंकि मैंने बोला चेक मेरे को मिला, मेरा बैलेंस बढ़ गया। और पासबुक में मेरा बैलेंस क्या था 1 अगस्त को, कम था, क्योंकि अभी तक बैंक में क्या हुआ था, ये चेक क्लियर नहीं हुआ था। तो इसका मतलब भी आप लिख लो यहाँ पे, कैश बुक में इंक्रीज हुआ मतलब, और पासबुक में डिक्रीज है। ओके। तो ये क्या, दो ट्रांजैक्शन हमने जो समझे, ये क्या था, दोनों में टाइमिंग डिफरेंस के ट्रांजैक्शन थे। समझा? टाइमिंग डिफरेंस मतलब एक जगह पहले रिकॉर्ड होता है, दूसरी जगह बाद में रिकॉर्ड होता है, ऐसा कुछ। तो ये टाइमिंग डिफरेंस का ये समझ गए, इसका मीनिंग भी समझा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखो। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। ओके, ये वाला ट्रांजैक्शन क्या हुआ, अब मुझे बताओ। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक मतलब क्या हुआ, कि बैंक ने हमें बैंक चार्जेस डेबिट किया, मतलब बैंक में मेरा बैलेंस क्या होगा, बैंक ने मुझे चार्जेस लगाए तो बैंक ने मुझे डेबिट कर दिया, मतलब मेरा पासबुक में बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज, कम हो रहा है। ओके। अब मुझे बताओ, ये बैंक ने डायरेक्टली बैंक चार्जेस डेबिट कर दिए, मैंने मैंने मेरी बुक्स में एंट्री की क्या, चार्जेस की नहीं की, तो ये मेरी कैश बुक में क्या दिख रहा है, मेरा बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि मैंने खर्चे बुक नहीं किए, मैंने बैंक चार्जेस का खर्चा बुक नहीं किया। तो कैश बुक में बैलेंस क्या दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है। ओके, तो इसका दोनों का मतलब क्या हुआ, कैश बुक में मेरा बैलेंस ज़्यादा है और पासबुक में बैलेंस कम है। डन। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इसका मतलब क्या हुआ, कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, बैंक ने। तो मतलब एंट्री किस, मतलब एंट्री किसने की, डायरेक्टली बैंक ने की, क्या चीज की, इंटरेस्ट बढ़ा है, इंटरेस्ट क्रेडिट किया, मतलब मेरा पासबुक में बैलेंस क्या हुआ, आप मुझे बताओ। पासबुक में मेरा बैलेंस इंक्रीज हुआ, और कैश बुक में मेरा बैलेंस क्या हुआ है, कैश बुक में मेरा बैलेंस कम दिख रहा है, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट जो मुझे मिला है, ओके, उसकी एंट्री मैंने मेरी बुक्स में की क्या, नहीं की, क्योंकि डायरेक्टली बैंक क्रेडिट करता है इंटरेस्ट डायरेक्टली, हमें बाद में स्टेटमेंट देख के समझेंगे, अरे बैंक ने इंटरेस्ट भी दिया है। समझा? तो ये भी समझे। तो इसमें क्या हो रहा था, कैश बुक में कम दिख रहा था और पासबुक में बैलेंस ज्यादा दिख रहा था। डायरेक्ट, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक, इसका मतलब क्या हुआ, बैंक ने आपके, सपोज ये मैं हूँ, मेरा बैंक का अकाउंट है, ये बैंक है, मैं बैंक को क्या देता हूँ, मैं बैंक को मैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देता हूँ। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब क्या हुआ इसका, कि हे बैंक, तुम ना हर महीने के 5 तारीख को, 5th ऑफ एवरी मंथ, 5th ऑफ एवरी मंथ क्या करो तुम, मेरे बैंक के अकाउंट से टेलीफोन बिल पेमेंट कर दो, टेलीफोन बिल का पेमेंट कर दो। ऐसा मैं कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक को दे सकता हूँ। ओके। तो मुझे बताओ, इसकी एंट्री कौन करेगा मेरे पास, डायरेक्टली बैंक, कितने का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया मैंने, तो डायरेक्टली 5th तारीख को हमेशा टेलीफोन बिल जो भी अमाउंट का रहेगा, कभी 1000, 1500, 500, जो भी अमाउंट का, डायरेक्टली क्या होगा, मेरे बैंक से डेबिट होगा, बैंक मेरा बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यही मेरे कैश बुक में मैंने एंट्री की क्या, नहीं की। तो इससे क्या हो रहा है, कि कैश बुक में, पासबुक, कैश बुक में मैंने एंट्री नहीं की इसकी, कि
बैलेंस कम करने की, मतलब कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है और पासबुक में क्या हो गया, मैंने बैलेंस को कम कर दिया है। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट पेमेंट्स रिसीव्ड इनटू बैंक, डायरेक्ट पेमेंट्स रिसीव्ड इनटू बैंक। इसका मतलब पहले समझाओ। मतलब क्या हुआ कि आपके बैंक में डायरेक्टली कोई, सपोज मिस्टर ए से आपको पेमेंट आना था, मिस्टर ए ने डायरेक्टली आपके बैंक के अकाउंट में पैसे भर दिए, डायरेक्टली बैंक में पैसे भर दिए, तो इससे क्या होगा, आपका जो पासबुक में बैलेंस क्या होगा, ज्यादा दिखेगा, क्योंकि बैंक ने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, आपका बैलेंस बढ़ा दिया। पर आपने आपकी बुक्स में, कैश बुक में एंट्री नहीं की ये चीज की कि आपको इससे पैसे मिल गए, तो आपका बैलेंस कैश बुक में कम दिख रहा है। ओके, तो इसका भी लिख देंगे हम, कैश बुक क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, और पासबुक क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। ओके, सेवेंथ, चेक deposited, check deposited but not recorded, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड। इसका मतलब क्या हुआ, आपको कोई पार्टी से चेक मिले थे पर आपने क्या किया, बुक्स में, आपके बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। ये इसका मतलब क्या हुआ, ओमिशन हुआ। ओमिशन, ये क्या हो गया, एरर हुआ क्या नहीं, ओमिशन मतलब एरर, एरर वाला जो हमने बात किए थे, एरर कर दिया आपने कि आपको चेक मिले थे, आपने इसकी क्या करना चाहिए था, एंट्री पास करना चाहिए थे आपकी बुक्स में, तो आपने कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं पास की, आपने इसकी कैश बुक में आपने एंट्री नॉट पास, एंट्री नॉट पास्ड इन कैश बुक, ऐसा हो गया ये। इसका सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड, मतलब एंट्री नॉट पास्ड इन कैश बुक, और पासबुक में क्या हुआ, आपकी एंट्री पास हो गई, पासबुक में एंट्री पास्ड। तो अब इससे क्या होगा मुझे बताओ, आपने, आपको चेक मिला, आपने डिपॉजिट किया, तो आपने कैश बुक में अपने बैलेंस को क्या किया है, आपने चेक का बैलेंस जो आपको पैसे मिले, आपने पासबुक में, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब कैश बुक में आपका बैलेंस कम दिख रहा है, पासबुक में बैंक ने चेक को क्लियर कर दिया, तो बैंक क्या बोल रहा है, आपका बैलेंस ज्यादा बता रहा है। समझा? ओके, ये क्या हो गया था, ओमिशन हो गया था। चेक, चेक issued, check issued but not recorded, but not recorded। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने किसी को चेक इशू कर दिया पर वो क्या हुआ, रिकॉर्ड नहीं किया। सपोज मैंने एक मिस्टर ए को चेक दे दिया, पर मैंने मेरे कैश बुक में एंट्री पास नहीं की, एंट्री नॉट पास, कैश बुक में मैंने एंट्री नहीं पास की, मैंने चेक दे दिया, और पासबुक में क्या हो गया, मेरा बैलेंस कम हो गया ना, एंट्री पास हो गई इसमें, सपोज एंट्री पास हो गई इसमें, तो इससे क्या होगा कि मेरे बुक्स में क्या हो गया, बैलेंस मैंने कम नहीं किया, तो मेरा कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि मैंने सामने वाले व्यक्ति को पेमेंट किया पर मैंने मेरी बुक्स में उसकी एंट्री नहीं की, तो मेरा बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। और पासबुक में क्या करूंगे, पासबुक में मेरा बैलेंस कम हो गया है, क्योंकि पासबुक ने मुझे, बैंक ने मुझे डेबिट कर दिया उतने अमाउंट से। क्लियर है? तो चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड, ये भी क्या, क्या चीज का था एरर, ये भी क्या था, ओमिशन था, ओमिशन का एरर था। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, आपको मैंने 8 ट्रांजेक्शन समझाया, तो अब इसमें से ये पहले दो क्या थे, टाइमिंग डिफरेंस वाले ट्रांजेक्शन थे, ये फर्स्ट और सेकंड क्या था, टाइमिंग डिफरेंस वाले के कारण डिफरेंसेस आ रहे थे, टाइमिंग डिफरेंस वाला रीजन वाला था। क्लियर है? इसके बाद ये देखो, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ,
और सिक्स्थ ये क्या था? ट्रांजेक्शन्स वेर रिकॉर्डेड बाय बैंक, ट्रांजेक्शन्स वेर रिकॉर्डेड बाय बैंक, ट्रांजेक्शन्स वेर रिकॉर्डेड बाय बैंक, मतलब ये ट्रांजेक्शन बैंक ने रिकॉर्ड कर दिए थे पर हमने रिकॉर्ड नहीं की है ये ट्रांजेक्शन्स। ओके, और ये क्या था? सेवेंथ और एट्थ चेक डिपॉजिटेड, ये थे एरर्स के वजह से एंट्री गलत हुई। ओके, तो ये मैंने कुछ कुछ आपको ट्रांजेक्शन्स के एग्जांपल लिखा है कि क्वेश्चन में ऐसे ट्रांजेक्शन्स आते हैं। ओके, आप इसके बाद आप क्या करो, और इतना पेज भी हो गया तो एक फुल स्केप पेपर और ब्लैंक छोड़ दो, क्योंकि हम क्वेश्चंस अभी करेंगे, क्वेश्चंस करते वक्त और नए ट्रांजेक्शन्स आएंगे तो हम इसमें नोट डाउन करेंगे। ओके, तो इतना आपको क्लियर है पहले ये अलग अलग ट्रांजेक्शन्स कैसी और इससे डिफरेंस कैसी होता है और इसका मीनिंग क्या रहता है? आपको मीनिंग समझा? कैश बुक का बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, पासबुक का बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये सबसे मेन है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है। अब ये क्वेश्चन से हम क्या समझेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। ओके, अच्छी तरह से ध्यान दो, अभी समझेंगे हम। देखो, ऑन 31 मार्च, अभी ये क्वेश्चन है पहले आपके स्क्रीन पे। ऑन 31 मार्च 2019, बैंक कॉलम क्या बोल रहा है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम काय का, कैश बुक का, क्या बोल रहा है, शोड अ डेबिट बैलेंस, शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹49,000। हल्लू हल्लू आप मुझे बताओ क्या बोल रहा है इसमें ये, कि 31 मार्च 2019 को बैंक कॉलम जो है काय का, कैश बुक का बैंक कॉलम, मतलब किसके बुक्स हो गई ये कैश बुक में क्या बैलेंस दिख रहा है, कैश बुक में डेबिट बैलेंस दिख रहा है, कितने का, 49,000 का। ओके, आगे क्या बोल रहा है, बैंक स्टेटमेंट और पासबुक, मतलब क्या बोल रहा है, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक में क्या दिख रहा है, शोड क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, उसमें उसमें क्या दिख रहा है उसमें क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, कितना क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, 37,400। क्लियर है? ठीक है, ये पासबुक का बैलेंस दिया है हमें, इधर से कौन सा था, पासबुक का बैलेंस, तो यहाँ से कौन सा था, पासबुक का बैलेंस बताया। तो मुझे बताओ आप, कि मैंने आपको बताया था बीआरएस बनाने का कारण क्या रहता है, डिफरेंसेस रहते हैं काय में, बैलेंस में, क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक और क्लोजिंग बैलेंस एज पर पासबुक में। तो मुझे बताओ इसमें कैश बुक में कितना बैलेंस दिख रहा है, कैश बुक में आप बोलोगे सर, कैश बुक में ना 49,000 का बैलेंस दिख रहा है, कौन सा बैलेंस दिख रहा है, और डेबिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस दिख रहा है। और पासबुक में कितना बैलेंस दिख रहा है, मैं पूछता हूं आपको, आप बोलते हो 37,400 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, काय में, पासबुक में। कैश बुक किसकी रहती है, कैश बुक हमारी रहती है, पासबुक क्या रहती है, बैंक की रहती है। तो आप समझ रहे हो पहले कि इधर कितना अमाउंट दिख रहा है, 49,000, इधर कितना दिख रहा है, 37,400। आप बोलोगे सर ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या, मैंने आपको बताया था ना, अब मेरी बुक्स में मेरा एसेट है कैश बैंक का, तो ये क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस बताएगा, पर बैंक के लिए लाइबिलिटी, बैंक क्या बताएंगे, इसे क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। ओके, तो बराबर है ना ये डेबिट और क्रेडिट। अब डिफरेंस का आ रहा है कि ये 49,000 दिख रहा है इधर बैलेंस, ये 49,000 और ये दिख रहा है 37,400। तो अब ये डिफरेंसेस क्यों है, तो उसके ट्रांजेक्शन्स के रीजंस इधर दिए हैं कि ये रीजंस के वजह से डिफरेंसेस है। तो हमें क्या करना है, इसे रिकंसाइल करना है, रिकंसाइल करना है मतलब ऐसा कुछ करना है कि ये दोनों के बैलेंस सेम हो जाए, ये दोनों बैलेंस सेम हो जाए। ओके, तो अभी हम एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ के उसका मीनिंग समझते। चेक्स ऑफ श्याम ₹9,000 एंड मोहन ₹15,000 were deposited in the banks, were not collected up to 31st March 2019। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब क्या हुआ कि
आपको ना श्याम और मोहन से कुछ चेक्स मिले थे आपको, पर आपने क्या किया, ये चेक्स को बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया आपने बैंक में, पर बैंक में ये क्या हुए, क्लियर नहीं हुए। मतलब क्या हुआ, नॉट क्लियर्ड इन बैंक, बैंक ने इसकी एंट्री पास नहीं की, नॉट क्लियर्ड इन बैंक, इसका मतलब हुआ। तो मुझे बताओ फर्स्ट ट्रांजेक्शन के वजह से इफेक्ट क्या हो रहा है कि आपको चेक्स मिले, आपने कैश बुक में इसकी एंट्री कर दी, तो आपका कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। और पासबुक में क्या हो गया है, पासबुक में इसकी एंट्री नहीं हुई, मतलब पासबुक में आपका बैलेंस क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, क्योंकि 31 मार्च तक क्या हुआ था, ये वेर नॉट कलेक्टेड। मतलब क्या हुआ, बैंक ने इसे देखा ही नहीं, बैंक ने अभी तक इसे क्लियर ही नहीं किया चेक्स को। तो कैश बुक में बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा, और पासबुक में क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। इतना आपको पहले क्लियर है कि इसका मीनिंग हमने अभी समझे थे। ये एग्जाम्पल जो आपको मैं लिखाया था, यहां आप देख सकते हो, ये देखो, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एट क्लियर, ये आपको समझाया था। तो कैश बुक का बैलेंस क्या था, इंक्रीज था, ज्यादा था, दिख रहा है, पर पासबुक में बैलेंस कम दिख रहा है। तो सेम ये इसमें था, और हमने ये लिख लिया। ओके, अब सेकंड ट्रांजेक्शन पढ़ के बताओ मुझे। सेकंड क्या है, रमेश अ डेटर डिपॉजिटेड अ चेक डायरेक्टली इनटू बैंक। मतलब क्या हुआ, रमेश बोल के जो एक डेटर था जिससे हमें पैसे आने थे, उसने क्या किया, डायरेक्टली बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया। तो अब मुझे बोलो पासबुक में बैलेंस क्या होगा, इसके वजह से इंक्रीज होगा। डायरेक्टली चेक आपके पासबुक में बैलेंस आपका बैंक में क्रेडिट हो गया, मतलब बढ़ गया, तो इंक्रीज हो गया। पर कैश बुक में आपने इसकी एंट्री नहीं की, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि बैंक में डायरेक्टली रमेश ने चेक डाला। तो कैश बुक में बैलेंस क्या हो रहा है, कम दिख रहा है। ओके, तो ये भी मीनिंग हमने देखा था। अब नेक्स्ट क्या है, बैंक हैज क्रेडिटेड ₹500 एज इंटरेस्ट विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब क्या हुआ इसमें कि इंटरेस्ट मिला आपको बैंक से, तो पासबुक में क्या हो गया, आपका बैलेंस इंक्रीज हो गया, क्रेडिट हो रहा है, मतलब बैंक में इंक्रीज हो रहा है बैलेंस। और आपने कैश बुक में एंट्री की क्या, इसकी नहीं की, तो आपका कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताओ। चेक फॉर ₹10,000 इशू टू राधे श्याम वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ₹10,000 का चेक दिया किसे, राधे श्याम को, पर राधे श्याम ने इसे बैंक में दिया ही नहीं, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब राधे श्याम ने ये चेक को बैंक में दिया ही नहीं। तो मुझे बताओ, आपने किसी को, पार्टी को चेक दिया, मतलब आपके जेब से आपने कैश बुक में आपकी एंट्री कर दी, और कैश बुक का बैलेंस को क्या किया आपने, कम कर दिया। ये पासबुक में एंट्री पास हुई क्या, ये एंट्री पास हुई, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई एंट्री पास, पासबुक में, पासबुक में ये एंट्री पास नहीं हुई क्योंकि राधे श्याम ने ये चेक को डिपॉजिट ही नहीं किया उसके बैंक अकाउंट में। तो पासबुक में मेरा बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। ओके, तो ये भी समझा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय ₹6,000 बिंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपको समझाया था ना, बैंक डायरेक्टली डेबिट कर देता है। हमने सपोज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये दिन को तुम है ना, या ये तारीख से बीच में जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम है आप डायरेक्टली पे कर दो। ओके, तो इसके वजह से क्या होगा, मेरे पासबुक में एंट्री पास कर दिया बैंक ने, तो मेरा पासबुक का बैलेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मेरे पासबुक से पेमेंट गया इंश्योरेंस का, तो मेरे पासबुक का बैलेंस कम हो गया। और कैश बुक में मैंने इसकी एंट्री पास नहीं की, तो कैश बुक में बैलेंस क्या रहेगा मेरा, ज्यादा दिखेगा। समझा, क्योंकि मैंने पेमेंट जो हुआ इंश्योरेंस प्रीमियम का उसकी एंट्री पास नहीं की, मतलब कैश बुक में मेरा बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय ₹100 बिंग बैंक चार्जेस। मतलब क्या हुआ, बैंक ने ₹100 क्या कर दिए, बैंक चार्जेस लगाया।
पर हमने इसकी एंट्री की क्या नहीं की, तो इससे क्या होगा, बैंक पासबुक में मेरी एंट्री हो गई और पासबुक में मेरा बैलेंस कम हो गया, पर कैश बुक में मैंने ये एंट्री नहीं की तो कैश बुक में मेरा बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। समझा? आपको इतना क्लियर हो गया पहले हमने क्या क्या किया, हमने ये सब ट्रांजेक्शन पढ़ लिए और ये ट्रांजेक्शन्स की इसका मीनिंग भी लिख लिया। ओके, अब इसका हम क्या करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, जिससे क्या होगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से क्या होगा, ये बैलेंस एज पर जो कैश बुक और पासबुक दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्लियर है? तो अभी बनाओ आप एक फॉर्मेट। सॉल्यूशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फिर यहां पे लिखो एज ऑन, एज ऑन, ओके आपने ऐसा एक फॉर्मेट बना लिया। फिर उसमें क्या करेंगे, हम इधर लिख दो पहले पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, और ये इधर लिख दो रुपीस और यहाँ पे भी लिख दो रुपीस। ये ऐसा फॉर्मेट बनता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्वेश्चन ये आपके सामने था, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू, यू आर रिक्वायर्ड टू, आप लोगों को बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019, 2019 को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ ऐसा बोल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन क्या तारीख लिखेंगे यहाँ पे, 31 मार्च 2019। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे पहले, बैलेंस, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ऐसा लिख दो पहले, सब समझाऊंगा आपको। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था, मुझे इतना बताओ, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था, कैश बुक में कितना बैलेंस दिया था हमें, 49,000 का डेबिट बैलेंस। ओके, तो इधर लिख देंगे हम बैलेंस एज पर कैश बुक, यहाँ लिख दो डेबिट और यहाँ लिख दो 49,000 बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, इतना आपको सिर्फ समझा, पहले हमने कुछ भी नहीं किया, बैलेंस एज पर कैश बुक जो था वो अमाउंट लिख दिया। बहुत इजी करके आपको दिखा रहा हूं, आपका सिर्फ कंसंट्रेशन रखो। अब मुझे बताओ आप, ट्रांजैक्शंस हमने बहुत सारे पढ़ लिए, डिफरेंस के कारण थे ये सब, ये वजह से डिफरेंसेस थे। क्लियर है आपको? ये हमने ट्रांजैक्शन पढ़ लिए थे, हमने ट्रांजैक्शन का मीनिंग भी लिख लिया, ये क्या था, मीनिंग थे, ट्रांजैक्शन के मीनिंग थे, ट्रांजैक्शन का मीनिंग था। अच्छा, अब मैं क्या बोलता हूं आपको, अब ऐसा कुछ करना है हमें कि हमें ये जो अमाउंट्स थे, जैसे
फर्स्ट ट्रांजेक्शन का अमाउंट कितना था 9,000 प्लस कितना था 15,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन का अमाउंट कितना था यहाँ 8,000 रुपीज था। ये क्या था 10,000 रुपीज। नेक्स्ट था 6,000 रुपीज का था 6,000 रुपीज। और नेक्स्ट था ये 100 रुपीज का बैंक चार्जेस वाला। अब मुझे बताओ ऐसा कुछ करना रहेगा हमें कि कैश बुक में कुछ तो भी ऐड या लेस करना पड़ेगा। जैसे हमने इधर बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था हमारा 49,000। अब इसमें कुछ तो हमें ऐसी कुछ ऐड करना रहेगा या लेस करना रहेगा जिससे ये बैलेंस क्या हो जाए, ये 49,000 का बैलेंस क्या आ जाए 37,400 हो जाए। ओके कुछ तो ऐड या लेस करना रहेगा। अब कैसी ऐड या लेस, किसे ऐड करना चाहिए किसे लेस करना चाहिए ये समझाऊंगा आपको। तो पहले आप क्या कर दो, इधर यहाँ पे लेस करोगे, लेस वाले अमाउंट्स भी आते हैं। तो ऐड वाले अमाउंट्स आते हैं और लेस वाले, और इससे क्या मिलता है हमें बैलेंस एज पर पासबुक मिल जाएगा और जो टैली होना चाहिए हमारा। ओके तो आप मुझे बोलो ऐड क्या करोगे पहले या लेस क्या करोगे, कैसे समझोगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है बताता हूं, मुझे बताओ। मैं क्या बोल रहा हूं आपको सिर्फ समझो। ये क्या है मेरा, ये मेरा कैश बुक है। क्या है लेफ्ट हैंड मेरा क्या है कैश बुक है, राइट हैंड क्या है मेरा पासबुक है। लेफ्ट हैंड क्या है कैश बुक, राइट हैंड क्या है पासबुक। आप भी उधर वैसी करो, लेफ्ट वाला क्या है कैश बुक, राइट वाला क्या है पासबुक। लेफ्ट वाला कैश बुक, राइट वाला पासबुक। कैश बुक किसका है मेरा है, पासबुक किसका है बैंक का है। कैश बुक किसका है मेरा है, पासबुक किसका है बैंक का है। क्लियर है आपको इतना। दोनों बैलेंसेस सामने ला लो, दोनों हाथ ऐसे सामने ला लो। कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक। ओके अब मैं पे क्या बोल रहा हूं हल्लू से समझो। कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक। मुझे बोलो ये कैश बुक और पासबुक का बैलेंस दोनों सेम होना चाहिए क्या नहीं। हाँ सेम होना चाहिए, तो दोनों अभी इक्वल पोजीशन पे ला लेना। कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन पढ़ने के टाइम ये दोनों को इक्वल ला लो। ला लिया इक्वल कैश बुक और पासबुक को। अब मैं बोलता हूं ये जो हमने मीनिंग लिखा है ये मीनिंग के हिसाब से करो पहले। तो फर्स्ट इसमें ट्रांजेक्शन में क्या दिया है कैश बुक आपका बैलेंस बढ़ा हुआ है, समझा। और पासबुक क्या है कम है, कम है, कम है, समझा। कैश बुक क्या है बढ़ा हुआ है, पासबुक क्या है कम है। तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया है ज्यादा दिख रहा है। तो आपको ये दोनों को सेम लाना है। किसको सेम लाना है आपको, तो आपको ये सपोज कैश बुक और पासबुक को सेम लाना है। तो आप क्या करोगे कैश बुक को कम करोगे, कैश बुक को कम करोगे, या क्या करोगे आप पासबुक को ऐड करो बढ़ाओगे। क्या करोगे आप ऑपोजिट। कैश बुक और पासबुक क्या होना चाहिए दोनों सेम होना चाहिए। मुझे बताओ ये मीनिंग, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन के मीनिंग के हिसाब से क्या हुआ है आपका कैश का बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। ओके अब मुझे बोलो इन दोनों को सेम लाने के लिए आप क्या कर सकते हो। नंबर वन आप क्या करोगे सर कैश बुक को नीचे ले जाएंगे, माइनस करेंगे, कैश बुक को माइनस करेंगे। या क्या कर सकते हैं आप बोलोगे सर पासबुक को ऐड करेंगे, पासबुक को ऐड करेंगे। कैश बुक को माइनस करेंगे या पासबुक को ऐड करेंगे। क्लियर है इतना। तो आप मैं क्या बोल रहा हूं आपको, हमने हमने स्टार्टिंग पॉइंट इधर क्या लिखा है हमने, आपको ये फर्स्ट टाइम समझा रहा हूं तो एक क्वेश्चन तक आपको पूरा 2-3 बार आपको रिवाइज करोगे, पूरा क्लियरिटी बढ़ेंगे। सिर्फ समझो कैश बुक को हमने क्या किया है बच्चों, हमने यहाँ पे क्या लिखा है कैश बुक को लिखा है। तो अभी हम कैश बुक के हिसाब से ही क्या कर सकते हैं
चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या था, मीनिंग क्या था, कैश बुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक बढ़ा हुआ है, तो किससे चेंज करोगे आप, कैश बुक को ही चेंज करोगे, कैश बुक के हैंड को ही चेंज करोगे। जो हमने स्टार्टिंग का पॉइंट लिखा है कैश बुक के हिसाब से लिखा है, तो कैश बुक को ही चेंज करना है। तो क्या करोगे आप, कैश बुक को लेस करोगे, तो ये दोनों सेम आएंगे, समझा। तो ये ट्रांजेक्शन को, जो नंबर 1 ट्रांजेक्शन का था, तो इसे क्या करना है आपको, माइनस करोगे, क्या करोगे, इसे माइनस करोगे, लेस करोगे इसे। ओके, सेकेंड ट्रांजेक्शन का मीनिंग समझो, क्या है इसमें दीवाला, कैशबुक और पासबुक पहले सेम ला लो, ला लिया सेम। ओके, अब मुझे बोलो लेफ्ट हैंड क्या है, कैशबुक, राइट हैंड क्या है, पासबुक, लेफ्ट हैंड कैशबुक, राइट हैंड पासबुक, कैशबुक और पासबुक दोनों सेम आ गए। अब मुझे बोलो पासबुक का बैलेंस क्या है, ज्यादा है, क्या है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है। सिर्फ पहले मीनिंग दे दो, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है। तो अब मुझे बोलो कौन से हाथ को हिलाओगे आप, कैशबुक वाले हाथ को। क्यों कैशबुक, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था कैशबुक का, हमने बताया ना, मैंने जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता वो हैंड को हलाना। तो कैशबुक का पॉइंट कौन, कैशबुक कौन सा है, लेफ्ट हैंड। तो इससे क्या करोगे आप, ये लेवल में लाने के लिए कैशबुक को ऐड करोगे, कैशबुक में ऐड करोगे तो दोनों सेम आएंगे, कैशबुक और पासबुक, कैशबुक और पासबुक दोनों सेम कब आएंगे, कैशबुक को आप चेंज करोगे, ऐड करोगे। तो कैशबुक को क्या करेंगे, इसमें ऐड करोगे। तो ये फर्स्ट वाला क्या था, ये लेस कर रहे थे, और सेकंड वाला क्या कर रहे थे, हम ऐड कर लेंगे, फिर ये ऐड करोगे। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, दोनों हैंड इक्वल ला लो, ला लिया। पासबुक, पासबुक क्या है, ज्यादा है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, ये दोनों सेम थे, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, कौन से हाथ को हलाओगे, कैशबुक वाले। तो कैशबुक से पासबुक जाओगे तो क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड करोगे, तो ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, दोनों हैंड सेम लेवल पे। अब बोलो कैशबुक का बैलेंस कम हो रहा है, कैशबुक कम है, कैशबुक कम है, कौन से हाथ को हिलाओगे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था कैशबुक, तो कैशबुक के हैंड को ही हिलाओगे और क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड करोगे। तो क्या कर रहे हैं हम, इसे ऐड करोगे इसे। ओके, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ऑपोजिट सेम हैंड ला लो। बोलो पासबुक का बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस कम है, किसे हलाओगे, कैशबुक को हलाओगे। तो कैसी करोगे, कैशबुक को लेस करोगे, कैशबुक को लेस करोगे, फिर उससे क्या होगा, दोनों सेम होंगे। ओके, तो कैशबुक को लेस करना है, तो इधर लेस लिख लो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी दोनों हैंड सेम ला लिया है। अब मुझे बोलो पासबुक का बैलेंस क्या है, कम है, पासबुक का बैलेंस कम है। पहले मीनिंग वाला जो था उसे इफेक्ट दे दो, मीनिंग का जो था, मीनिंग क्या था, पासबुक का बैलेंस कम है, तो ये दे दिया। अब बोलो मुझे किसे हलाओगे, कैशबुक वाले को। तो कैशबुक को क्या करोगे आप, इसे लेस करोगे तो सेम आएंगे ना कैशबुक और पासबुक। तो पासबुक कैशबुक वाला हैंड को क्या करोगे आप, लेस करोगे, तो इधर लेस कर रहे हैं हम, ये लेस करोगे। ओके, आपको एक मैजिक दिखाऊं अभी मैं, आंसर सॉल्व करने से पहले। ये जो हमने 49,000 यहाँ पे लिखा था, ये जो 49,000 यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा था, अब उसमें क्या करो आप, तो आप क्या करो, अब इसमें ये 49,000 में ये दोनों अमाउंट को लेस करो, 49,000 माइनस 9,000 माइनस 15,000। आप सिर्फ करते चलो, मैं जो जो बोल रहा हूँ, ये दोनों अमाउंट लेस कर दिया आपने। उसके बाद क्या करो, 8,000 रुपीज को ऐड करो, किया आपने ऐड 8,000, फिर क्या करो 500 रुपीज और ऐड करो। ओके, फिर और 10,000 रुपीज ऐड करो, जो जो है ये देखो यहां तक हमने कर दिया। ओके, उसके बाद क्या करो, लेस 6,000 रुपीज करो, लेस 6,000 रुपीज कर दिया। फिर क्या करोगे, फिर से लेस 100 रुपीज कर दो, कर दिया आपने लेस 100 रुपीज। अब मुझे बोलो आया क्या मैजिक, कितना अमाउंट आ रहा है ये, 37,400।
ये क्या था, बैलेंस एज पर पासबुक। कितना बैलेंस था देखो इधर, कितना आ गया 37,400, और दोनों टैली हुए क्या? तो अब देखो आ गया क्या बैलेंस एज पर पासबुक, कितना था 37,400, दोनों टैली हो गए क्या? ये आ गया क्या 37,400? कैसी किया हमने ये, एड और लेस से। तो अब इसे कैसे लिखेंगे हम? अभी देखो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सिंपल, इसमें वही जो हमने लिखा है ऐसा लिखना रहता है। तो पहले ऐड वाले जो थे, ऐड वाले जो भी है, ये ऐड वाले जो है ना, इन्हें हम इधर लिखेंगे पहले। तो इसे कैसे लिखोगे आप, सेकेंड ट्रांजेक्शन का जो स्टेटमेंट था यहाँ पे, रमेश डेटर दिस दिस दिस, फिर थर्ड वाला भी ऐड है, फोर्थ वाला भी ऐड है। ओके, तो ये तीनों को हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट भी लिखेंगे यहाँ पे ऐसा, और फिर उधर अमाउंट लिखेंगे, जैसे चेक। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूं, क्या था सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन, क्या था, रमेश और डेटर डिपॉजिटेड चेक और ₹8,000 डायरेक्टली इनटू बैंक, मतलब बैंक में डायरेक्टली चेक डिपॉजिट कर दिया। तो अब इसका कैसे लिखेंगे हम, चेक डायरेक्टली, चेक डायरेक्टली, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय रमेश, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय रमेश। अमाउंट कितना था ये, 8,000, इनर कॉलम में, बाहर के कॉलम में नहीं, इनर कॉलम में कितना लिखोगे, 8,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो एड वाला कौन सा था, थर्ड वाला, बैंक हैड क्रेडिटेड ₹500 एज इंटरेस्ट विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो इसकी भी एंट्री क्या लिखोगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये भी ऐड कर दो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। ओके, अमाउंट क्या है ये, 500 रुपीज। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो ऐड वाला कौन सा था, फोर्थ वाला, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन था ये, फोर्थ वाला भी ऐड था ना, चेक फॉर ₹10,000 इशू टू राधेश्याम बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो मतलब क्या हो गया इसका, कैसे लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, चेक इशूड बट नॉट presented for payment, yep, not clear but not presented but not presented for payment। कितना अमाउंट था ये, लिख लो अमाउंट, ये भी लिख दो, फिर इधर 10,000। ओके, अब लेस वाले आइटम्स कौन से थे, लेस वाला फर्स्ट ट्रांजेक्शन, इसका सेंटेंस पढ़ो, चेक ऑफ रुपीज। तो इसका ट्रांजेक्शन को पहले पढ़ते हैं हम इधर, चेक ऑफ रुपीज, check of Sham ₹9,000 and Mohan ₹15,000 were deposited into bank but were not collected up to 31st March। मतलब क्या हुआ, चेक चेक मिल गए थे पर उसे चेक डिपॉजिट कर दिए बट नॉट क्लियर। तो इधर क्या लिखोगे आप इधर, तो यहां पे लिख देंगे हम चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। इसमें दो जन थे ना, श्याम और मोहन, तो दोनों के अमाउंट लिख लेंगे हम, लिख लो यहाँ पे 9,000 और यहाँ पे 15,000। ओके, नेक्स्ट लेस वाला कौन सा था, फिफ्थ ट्रांजेक्शन और सिक्स्थ। फिफ्थ क्या बोल रहा है, बैंक डेबिटेड चार्जेस, ठीक है, तो इधर लिख लेंगे हम इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, डायरेक्टली पेड बाय बैंक, ऐसा भी लिख सकते हैं, पेड बाय बैंक। यहाँ पे लिख दो 6,000।
ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था? बैंक बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, तो यहाँ लिख देंगे 100। ओके, हमने ये ट्रांजेक्शन्स को ऐड और लेस के फॉर्मेट में भी डाल दिया और उसका नरेशन भी प्रॉपरली लिख दिया पर्टिकुलर्स में। ओके, अब क्या करोगे आप, ये जो इनर कॉलम है यहाँ का ऐड का, इसकी टोटल लो, 8000 प्लस 500 प्लस 10,000 कितना आता है? आउटर कॉलम में यहाँ पे लिख दो 18,500, लिख लिया। अब जो लेस वाली टोटल है उसकी टोटल लो, 9,000 प्लस 50 और इसकी भी टोटल करके कितना आता है? ये 30,100। तो आप क्या करोगे इसमें, आप ये 30,100 को नेगेटिव में लिख दो क्योंकि लेस है वो, और जो आता है अमाउंट, ये फाइनल अमाउंट आ गया हमारा, इसको क्या बोलेंगे हम इधर? बैलेंस। ये क्या हो गया है? बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। क्या क्रेडिट आएगा बैलेंस? कितना अमाउंट आता है देख लो, 49,000 प्लस 18,500 लेस 30,100, कितना आता है ये? 37,400। आप देख सकते हो ये बैलेंस एज पर पासबुक, ये जो हमारा आया है, हमने जो किए हैं ऐड और लेस से, ये टैली हो गया क्या नहीं बैलेंस एज पर पासबुक के बैलेंस से? ये बैलेंस से ये टैली हो गया है। ओके, तो हमने क्या किया, कैश बुक से हमने शुरुआत किए थे, कैश बुक के बैलेंस से, और इससे सिमिलर क्या ला लिया हमने? बैलेंस एज पर पासबुक टैली कर दिया। अब ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में, अच्छी तरह से रिवाइज करिए। थैंक यू।